Hello everyone, welcome back to ASR NCERT Decoder. So today I am here with the chapter Carbon and its Compound. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वो हर क्वेश्चन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है या फिर आपके लिए मार्क्स ग्रैबिंग है वो इसी चैप्टर से आता है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये बात कि हम लोगों को चैप्टर में कार्बन ही क्यों पढ़ना है, और भी बहुत सारे मेटल हैं हमारे पास पढ़ने के लिए। इवन हमारा गोल्ड, हमारा सिल्वर, हमारा प्लैटिनम, हमारा डायमंड, बहुत ज़्यादा चीज़ ना, इससे कॉस्टली और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। फिर हम लोग कार्बन ही क्यों पढ़ रहे हैं? कार्बन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नॉन मेटल आई डोंट थिंक सो है। हाँ, अब आप बोलोगे ऑक्सीजन है मैम, ऑब्वियसली ऑक्सीजन है, नो डाउट, बट इसका इतना डाइवर्स नेचर है ना, बहुत अलग अलग फीचर रखता है। जैसे ये टेट्रावेलेंट है, जैसे कि ये कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है ना। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो होंगे नहीं, नॉन लिविंग्स में भी है। तो कार्बन ही वो चीज़ है जो हर जगह आपको अवेलेबल मिलेगा, इधर इन अ फ्री स्टेट, ठीक है, फ्री स्टेट में मिल रहा है आपको, या तो फिर कंपाउंड स्टेट में मिलेगा। जैसे देख लो, कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ है, कार्बन जो है वो बना मीथेन हाइड्रोजन के साथ है, कार्बन जो है वो बना ग्लूकोज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ है। आ रही बात समझ में? तो कार्बन जो है वो फ्री स्टेट में भी पाया जाएगा, वो कंपाउंड स्टेट में भी पाया जाएगा, इसीलिए कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ यही नहीं भाई, कार्बन के तो इतने सारे गुण हैं, इतने सारे गुण हैं कि आप देखते रह जाओगे। चलो पहले बात हम लोग करते हैं कि आखिर हम लोग कार्बन को ही क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। अच्छा, आपको इस वीडियो में तो हम अभी नहीं बता पाएंगे, इसके पहले एक वीडियो में हमने आपको बताया हुआ ट्रिक याद करने का, सारे मेटल नॉन मेटल्स का सीक्वेंस जो होता है उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से, तो वो आपको बताया हुआ था। एटॉमिक नंबर 1 किसका होगा, 2 किसका होगा, 3 किसका, क्यों होगा 1 2 3, ये तो हम लोग पढ़ लिए थे। तो अगर हम लोग कार्बन की बात करें कि हमारा कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या मिलेगा, तो देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अभी हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। ये क्या है, हमारा एटॉमिक नंबर है, और ये हमारा क्या है, सिंबल्स हैं। किसके सिंबल? मेटल और नॉन मेटल के। जब हम बात करें कार्बन की, तो हमारा कार्बन किस नंबर पे आ रहा है, 6th नंबर पे। कहने का मतलब इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 6। जब हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो हमारे कहने का मतलब क्लियर होता है, या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं ना। तो आखिर हम यहाँ इलेक्ट्रॉन को भी कंसीडर कर सकते हैं, नो डाउट, ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को यहाँ क्यों नहीं रख रहे हैं? रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत ज्यादा लक्षणा समझते हो, अचल होते हैं, मतलब निकल के भाग लिए कहीं भी। लक्षणा होती है ना कि वो आज उनके पास, कल उनके पास, कल उनके पास। तो हमारा इलेक्ट्रॉन भी उसी कंडीशन में है। क्या करता है हमारा इलेक्ट्रॉन? तो थोड़ा सा आप उसको टेम्परेचर दे दो, भाग जाएगा। अरे बात समझ में? तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ कंसीडर नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो तो भाई मूवेबल है, अगर वो मूव कर जाएगा तो हमारा एटॉमिक नंबर भी तो फिर चेंज होना चाहिए, लेकिन एटॉमिक नंबर तो फिक्स है। तो फिक्स कौन रहेंगे? हमारा ये एटम, एटम के पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये फिक्स है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है ये तो भागते फिरते रहते हैं। बॉन्ड भी तो इन्हीं के कारण बनता है, नहीं भागेंगे तो काम कैसे चलेगा, बॉन्ड कैसे बनाएंगे फिर, है ना। तो हम लोग क्या लेके चलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इनके पास 6 प्रोटॉन है या फिर 6 न्यूट्रॉन है। तो हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है, या कार्बन के पास जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन है, या फिर आप बोलिए कार्बन के पास 6 न्यूट्रॉन है। यहाँ तक तो बात क्लियर है कि 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन या 6 न्यूट्रॉन है, ये भी है। तो अगर हम बात करें 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन 6 न्यूट्रॉन की, तो भाई अरेंजमेंट कैसा होगा? ये रहा मेरा कार्बन का एटम, ठीक है। कार्बन के एटम के पास 6 प्रोटॉन, 3 4 5 6 प्रोटॉन। क्लियर है बात भाई? 6 प्रोटॉन सेंटर में होंगे। क्यों होंगे ये बात भी हम आपको एक पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। क्यों होंगे? क्योंकि प्रोटॉन हेवी होते हैं, और हेवी चीज जो होती है वो कभी भी स्फेरिकल चीजों में सेंटर पे रखी जाती है, ताकि हमारा स्फेयर लुढ़क ना जाए। तो हमारा जो एटम है वो लगभग स्फेरिकल शेप का है, ये बात तो क्लियर है। तो अगर उसके एक कॉर्नर में, एक साइड में, उसके पेरीफेरी के आसपास कहीं अगर हेवी चीज हम रखें तो वो लुढ़क जाएगी।
तो इट्स बेटर कि हम लोग उसको कहाँ रखेंगे, सेंटर पे रखेंगे। तो हियर वी केप्ट इट, ओके, सेंटर पे। याद करने का तरीका, इट्स नॉट लाइक दिस इज द लॉजिक, आई एम गिविंग यू लॉजिक टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स, ओके। सो यहाँ पे प्रोटॉन है, ठीक है। अब रही बात न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन जो होते हैं उनका काम है कि प्रोटॉन को घेर के रखे रहो। ये 6 न्यूट्रॉन हो गए यहाँ पे। भाई न्यूट्रॉन का काम क्या है, आप ऐसा करो, प्रोटॉन को धक्का देगा, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को फेंकेगा, आपको रोक के रखना है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम लोग ये बात जानते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन जो इधर बाहर दौड़ रहे हैं, उनका कभी भी ऐसा नहीं होने वाला कि वो घूमते घूमते सेंटर पे जाके गिर जाएंगे, कभी नहीं होने वाला, ये बात तो फिक्स है। तो जब ये गिरेंगे नहीं सेंटर पे, तो भाई न्यूट्रॉन को प्रॉब्लम फिर तो होनी नहीं चाहिए। न्यूट्रॉन कर क्या रहा है काम, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को दूर करना, तो चलो ये फिर भी बहुत मिनिमम वर्क है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी गिरने नहीं जा रहा। सबसे बड़ा काम इसका क्या है कि प्रोटॉन को प्लस चार्ज, दूसरे प्लस चार्ज को धक्का दे रहा है, और इस धक्के की वजह से, रिपल्सन की वजह से न्यूक्लियस के सारे मॉलिक्यूल्स जो बाहर फेंके जा रहे हैं, अब उनको घेरे के अंदर रखने का काम किसका है, न्यूट्रॉन का है। आगे बात समझ में, यही रीजन है कि हमारा हाइड्रोजन स्टेबल है विदाउट न्यूट्रॉन, क्योंकि एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन से धक्का ही नहीं देना। प्रोटॉन तो एक है, वो तो दूसरे को धक्का ही नहीं दे रहा, तो जब धक्का नहीं दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां न्यूट्रॉन ना भी हो तो भी स्टेबल। आ रही है बात समझ में ना। तो यहाँ पे 6 प्रोटॉन के साथ कौन है, 6 न्यूट्रॉन है घेरे हुए। अब रही बात भाई 6 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे अरेंज करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोग पढ़े थे। हमारे पास सेल है और हमारे पास सब सेल है। सेल क्या था, K, L, M और N। K की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की, L की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की, है ना, और N की कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की, और ऐसे बढ़ती जाएगी। क्यों, देख लीजिए, K के पास एक सबसेल होता है S, और S की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन की। L के पास 2 सबसेल होता है S और P, S 2 रखता है, P 6 रखता है, ठीक है। N की कैपेसिटी है 18, इसके पास 3 सबसेल हैं S, P, D। S 2 रखता है, P 6 रखता है, D 10 रखता है, टोटल कितना हो गया 18। आ रहा बात समझ में, ठीक है। तो हमको कैसे अरेंज करना है, सबसेल में अरेंज करना है, सेल में अरेंज नहीं करना। सबसेल में ज्यादा इजी होगा समझ पाना। 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 10 इलेक्ट्रॉन। तो क्यों ना पहले हम K, L, M ऐसा बना ले, सेल ही बना ले। देखिए ब्लैक, आई वांट टू यूज रेड। सो हम सेल बनाते हैं। ये हो गया हमारा सेल नंबर 1, ये हो गया सेल नंबर 2। बस 2 सेल इनफ है कार्बन के लिए। अब देखिए, जब 2 सेल बनाए तो ये सेल का नाम है K और इसका नाम है L। K के अंदर में बस एक सबसेल था S, और L के अंदर में 2 सबसेल था S और P। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। क्या है, K के पास एक सबसेल S और L के पास 2 सबसेल S और P। अब इलेक्ट्रॉन्स की बारी। इलेक्ट्रॉन सजाओ, ये इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ नहीं लगाते हैं इसको, यहाँ कहाँ लगाते हैं, S पे 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिया, S पे 2 इलेक्ट्रॉन डन। फिर भी मेरे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 4। यहाँ पे हैं 6, बच कितने रहे, 4। फिर यहाँ लगाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ लगा दिया, 4 हो गए। अब कितने बच रहे हैं, 2। तो फिर यहाँ पे फिर से 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिया, 6 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात, आ रही है, क्लियर है। ओके, तो इस चीज को हम एक बार अलग से आपको बना के दिखाते हैं। देखिए, ये रहा आपका प्रोटॉन और ये रहा न्यूट्रॉन। हम लोग इसकी बात ही नहीं कर रहे क्योंकि ये फिक्स है। 6 प्रोटॉन है यहाँ पे और 6 न्यूट्रॉन है। ये रहा मेरा सेल नंबर 1 K, ये रहा मेरा सेल नंबर 2 L, ठीक है। सेल नंबर जो मेरा 1 है, इसके पास एक सबसेल है S, और L के पास 2 सबसेल है S एंड P। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, S और P, ठीक है। अब S के पास, S की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। फिर S की है, S की कैपेसिटी है ही 2 की, तो फिर यहाँ पे 2 रख दिए। अब P की है 6 की कैपेसिटी, लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रॉन बच नहीं रहा है, 2 ही है,
4 की कमी पड़ जा रही है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, 4 की कमी पड़ रही है। तो देखिए 1 2 3 4, ये 4 की कमी है इनको। क्लियर है? ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो मेरा हो गया 2 2 एंड 2, तो ये 2 के पास कॉमा नहीं लगेगा, ये हो गया k और ये हो गया l, तो इस 2 2 को हम एक साथ लिख देंगे, क्या लिख देंगे 4, तो इसलिए क्या होता है इनका 2 and 4। आगे बात समझ में, 2 and 4। अब देखिए जब इसको कमी कितने की है, 4 इलेक्ट्रॉन की, तो कार्बन अगर किसी और से 4 इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, मतलब ये उधार मांग रहा है, मतलब ये गरीब है, उधार मांग रहा है, तो उधार मांग रहा है तो वो किसी ना किसी दिन चुकाएगा। उधार मांगना तो ऋण चढ़ता है ना, माइनस ऋण, तो हम यहाँ क्या देंगे C-4। ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये इंसान नहीं चाहता है ऋण लेना, ये चाहता है कि चलो ठीक है हमको नहीं चाहिए, आप रखो मेरा इलेक्ट्रॉन, आप अपना काम कर लो, तो इसके पास कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं, ये K पे तो ये स्टेबल है, L पे स्टेबल होने के लिए 4 चाहिए, अगर L पे स्टेबल नहीं होना है तो ये इसको देना होगा 1 2 3 4, चारों ब्लैक इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास चार्ज पड़ेंगे C+4। अब समझ में आया C+4 और C-4 क्यों बोलते हैं। तो कार्बन को हम लोग एक साथ क्या लिख देते हैं, +-4, क्यों, क्योंकि कार्बन के पास कैपेसिटी है वो 4 इलेक्ट्रॉन दे के भी अपना काम कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन लेके भी अपना काम कर ले, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टेट्रावेलेंट। तो कार्बन की क्या कैपेबिलिटी है, टेट्रावेलेंसी, इसका एक स्पेशल फीचर है। ठीक है, बाकी इसके आगे अगले वीडियो में बताते हैं बेटा।